दुनिया के अंदर अच्छा दोस्त मिलना और अच्छा दोस्त बनना, ये भी एक संकट है। अगर अच्छा दोस्त मिल जाए और अच्छा दोस्त बनना आ जाए तो मुझे लगता है रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। हम बच्चे थे, स्कूल जाते थे, माँ ने हमें एक शिक्षा दी थी, रास्ते में 2 मंदिर पड़ते थे, माथा जरूर टेकना। एक गुरुद्वारा पड़ता था, वहां पर भी माथा जरूर श्री गुरु ग्रंथ साहब को टेकना। एक शाह कमाल की समाधि पड़ती थी, उस पर भी माथा टेकना। एक आर्य समाज पढ़ते थे रविवार को, उसमें भी आहुति डालना। एक बात सत्य है और वह सत्य सबसे सुंदर है। दुनिया में जब गाने बनने लगे तो एक गाना बना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं जब जम्मू कश्मीर में था आतंकवाद के दौर में, तो आर्मी के साथ कुछ वार्ता हो रही थी, टू इंडियनाइज द, टू कंट्रोल द टेररिज्म एंड टू इंडियनाइज द, भारतीयकरण मासिस के माइंड का होना चाहिए। मैं उनको कहा कि यूज दिस सॉन्ग, सारे जहां से अच्छा। हम एक विद्यालय में गए, अनेक विद्यालयों के छात्र थे। घुसते समय दाएं और बाएं लिखा हुआ था, इंडियन डॉग्स गो बैक, हिंदुस्तानी कुत्तों वापस जाओ। पर जब अंदर गए तो सब मिलकर बच्चों ने ये गाना बेझिझक गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आर्मी ने कहा कि हमें लाइन मिल गई है, थैंक्स टू, और थैंक्स होकर हम निकल आए। उनको लाइन मिल गई, उन्होंने आतंकवाद से मुक्त जम्मू कश्मीर और भारत बनाने की तरफ अपनी यात्रा को चला दिया। दोस्तों, भाइयों और बहनों, शक्तिशाली और सुरक्षित भारत के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। कीमत बने तो रक्त के रूप में कीमत देनी पड़ती है। परंतु एक विकसित भारत, खुशहाल भारत, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की तरफ बढ़ते हुए भारत के लिए एक कीमत लगती है। आपस में जाति से, मजहब से, प्रांत से, दल से, भाषा से ऊपर उठकर सद्भाव हो, परिश्रम करने का स्वभाव हो ताकि पसीना बहे, और ईमानदारी हो। जब ये तीनों मिलती हैं तो कोई भी परिवार और कोई भी समाज और विश्व विकसित होता है, अन्यथा विकसित नहीं रहता है। इसी में से कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। आज इस बात को विचार करेंगे तो ध्यान में आता है, रिसेंट ईयर्स में मानवता को ऊपर एक संकट आया था और मानव जाति पर भी एक संकट आया था। उस मानव जाति के संकट को किसने खत्म किया? अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो भारत और भारतीय दुनिया को समझ में आ जाएगा। कोरोना एक वायरस था, नेचुरल वायरस नहीं था, मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना, मेड बाय चाइनीज था, इसलिए ह्यूमन क्रिएटेड वायरस था। चाइना ने उसको क्यों बनाया? समझने के लिए आसान है, टिप्पणी करने में साहस लगता है। इसलिए कि वो दिखा सके मानव जाति और मानवता उसकी गुलाम है। जब चाहे वो उनको मार सकता है, जब चाहे तो अभयदान दे सकता है। इसलिए उसने उस वायरस को लॉन्च किया। 70 से 80 लाख लोग दुनिया के अंदर मारे गए। अपने भारत के भी 4-5 लाख लोग थे। जब ये हाहाकार मचा था, हु सेव्ड द ह्यूमन रेस? किसने रक्षा की? अमेरिका का नहीं, इंग्लैंड ने नहीं, कनाडा, इटली, फ्रांस ने नहीं, रूस, चीन ने नहीं, अरब तुर्किस्तान ने या जर्मनी, जापान ने ही की।
इसका अगर 10 में से 10 नंबर लेने हो तो एक ही उत्तर है, भारत और भारतीय, इंडिया और इंडियंस। इट इज द ओनली ट्रूथ। हमारे पास कुछ नहीं था, युगों से एक हमारी और उपचार पद्धति थी जिसमें योग भी था, प्राणायाम भी था, आयुर्वेद भी था और ऐसी अनेक प्रकार की पद्धतियां थी जो दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा का उपचार करने की पद्धतियां थी। आज का मेडिकल साइंस भी उपचार करता है, पर वो बॉडी को ट्रीट करता है, हार्ट और माइंड को कम ट्रीट करता है, सोल को तो बिल्कुल ट्रीट नहीं करता। मैं ये बात मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भी गया हुआ था भोपाल, तो मैंने वहाँ सब चिकित्सकों के सामने कहेंगे, एक्सेप्ट दिस चैलेंज कि आज की मेडिकल ट्रीटमेंट ये बॉडी के साथ साथ हार्ट और माइंड को भी कंसोल करे, ट्रीट करे और सोल को करे तो दी बेस्ट ऑफ द मेडिसिन हो जाएगा। अब ये चुनौती स्वीकार करके वो क्या क्या प्रयोग करेंगे आई डोंट नो। और इसलिए भारत ने काढ़ों के द्वारा इस कोरोना वायरस पर हमला किया। तो इसलिए उस समय जैसे ही आया तो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा या रूस चीन का प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति होगा, सब काढ़े पी रहे थे। भारत का हर आदमी, मैं और आप भी काढ़े पीकर ये मान रहे थे कि वी विल फाइट अगेंस्ट दिस कोरोना डिसीज। अंत में जब वैक्सीन का टर्म आया तो निर्भय समाज हो, तो भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के और चिकित्सकों ने, भारत के एक्सपर्ट्स ने कहा भयभीत समाज की मौत का रेट बढ़ता है, इसलिए भय मुक्त करो। तो भारत ने दुनिया को भय मुक्त करने के लिए खेल दिए, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिया जलाओ, भय मुक्त हो जाओ, कोरोना मारा जाएगा। लोगों ने किया। पीपल हैव नो अदर अल्टरनेटिव इन द वर्ल्ड, किसी के पास नहीं। अंत में वैक्सीन आई, दुनिया में 8 वैक्सीन निकली, 2,500 से लेकर 7,500 रुपए तक कीमत की वैक्सीन थी। सारी वैक्सीन का सेविंग रेट 70% to 77% था। डेथ रेट मोर देन 20% था। 25, 26, 27, 28% था। भारत ने वैक्सीन निकाली हैदराबाद और पूना में, और वैक्सीन जो थी आज के आधुनिक चिकित्सकों ने निकाली थी, जो मेरी और आपकी जाति में से, समाज में से, भाषा में से आते हैं। वही वैज्ञानिक थे जो मेरे और आपके परिवार से आते हैं। बहुत बुजुर्ग नहीं थे, बहुत नौजवान थे। और इसलिए हमारी वैक्सीन लगभग, दोनों वैक्सीन एवरेज निकालें तो 276 to 280 रुपीस पर डोज था, और उनका सेविंग रेट मोर देन 92% ऑफ द वर्ल्ड था। उस भारत को सलाम करें जिसके अंदर ये क्षमताएं आज भी प्राप्त होती हैं। और इसलिए भारत के 100% लोगों को जिनको जरूरत थी मुफ्त में वैक्सीन मिली। हमने दुनिया में व्यापार करते तो हम 2 पंचवर्षीय योजनाओं का धन कमा सकते थे। भारत ने उसका अर्थ व्यापार नहीं किया, बल्कि मानवता की रक्षा में खुला सहयोग किया। हमने दान भी नहीं किया, दान भी एहसास हो जाता। वी हेल्प द वर्ल्ड, वी हेल्प द नेशन। इस रूप के अंदर भारत आज दुनिया के सामने खड़ा है। इसलिए भारत के प्रति दुनिया का भरोसा बढ़ा है। भारत में टैक्सेशन पद्धति है। टैक्सेशन पद्धति के अंदर टैक्स जमा होते हैं। अभी टैक्सेशन पद्धति में कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। उस परिवर्तन के अंदर आप देखेंगे कि टैक्स कई गुना आज भारत के रेवेन्यू के अंदर आने लगा है। देश के अंदर एक ही फर्क पड़ा है, पहले बड़े स्कैंडल होते थे, इसलिए टैक्स उन स्कैंडल्स में जमा हो जाता था, चला जाता था। आज भारत स्कैंडल फ्री है
और करप्शन फ्री की लड़ाई लड़ते हुए आगे मार्च करने की तरफ जाना है उसको। इसलिए स्कैंडललेस हुए तो देश की कनेक्टिविटी कई गुना अधिक बढ़ी, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी, ट्रेन ट्रैक कनेक्टिविटी बढ़ी, सड़क कनेक्टिविटी बढ़ी, साइड रोड्स की कनेक्टिविटी बढ़ी। इतना ही नहीं है, आज वाटर कनेक्टिविटी पर भी देश कार्य करने लगा है और कहीं ना कहीं उसका भी उदय होने का रास्ता है। और इसलिए आदमी की वियर और टीयर इसका प्रतिशत घटा, वाहन का वियर और टीयर इसका प्रतिशत घटा, इन सब की रिपेयर का प्रतिशत घटा और वह देश के विकास में तेज गति से लगता हुआ नजर आ रहा है। हम एजुकेशन में जाएंगे, हेल्थ में जाएंगे या किसी तरह के रिसर्च में जाएंगे तो एक दो आंकड़ा बोलकर मैं अपने भाषण को समाप्ति की तरफ बढ़ा दूंगा। आज से 70 साल पहले और आज एक सुंदर सुखद अनुभव है आप सबका। कच्चा मकान होता था, कच्ची गली होती थी, अंधेरा मकान होता था, अंधेरी गली होती थी। मैं उस समय 70 साल पहले जो था लगभग तीसरी या दूसरी कक्षा में था, तीसरी कक्षा में। तो हमने भी दिए के अंदर और लालटेन में पढ़ाई की। जब पहली बार पोल आया इलेक्ट्रिक तो हम बच्चे इकट्ठे होकर स्कूल की छुट्टी के बाद उस पोल को देखने जाते थे, जो पोल हमें रोशनी देगा। वो देगा कैसे ये समझ में नहीं आता था, लोग कह रहे थे, हम मान रहे थे, पर उसको छू कर देखते थे, घूर घूर कर देखते थे, उसके चारों तरफ घूर कर देखते थे, घूमते थे कि हमें रोशनी देगा कैसे। तो इसी प्रकार से एक डिब्बा आएगा, उस डिब्बे के अंदर से आवाज आएगी, गाने आएंगे, तो हम अपने घर के छोटे से वो जो रेडियो थे उसी को तोड़ दिया था हमने कि कहाँ से औरत गा रही है उसको ढूंढा तो जाए। इसलिए वो भी एक हिंदुस्तान था। पर आज पक्की सड़क वाला भी है, पक्की गली वाला भी है, कच्चे से पक्का भी है। इसलिए आप देखेंगे आज से 15 साल पहले देश के अंदर सरकारी रोजगार 3 करोड़ 20 लाख के लगभग था। आज सरकारी रोजगार 5 करोड़ से अधिक है। देश के अंदर प्राइवेट रोजगार आज से 15 साल पहले लगभग 50 करोड़ था। आज देश के अंदर का रोजगार प्राइवेट 80 करोड़ से अधिक का हो गया। देश की परचेजिंग कैपेसिटी आज से 70 साल पहले जितनी थी उससे 100% से भी अधिक बढ़ी है। पहले 60 रुपये 10 ग्राम और सोना खरीदने में भी महंगाई लगती थी, खरीदने में मुश्किल आती थी। आज देश 80,000 रुपये के अंदर भी तोला सोना खरीदने के लिए तैयार बैठा है। किसी के घर का सोना बिका नहीं है, हर एक के घर में सोना बढ़ा है। मैं आपसे हाथ पुछवाकर उसकी साक्ष्य की मोहर नहीं लगवाऊंगा, परंतु इट इज अ ट्रुथ। परंतु सब के बावजूद भी एक समाज बहुत गरीब भी है। इसलिए जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, उन पर दया करने की जरूरत नहीं है। उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाना ये सिद्धांत बताता है। हम जन्मे थे तो हमने संविधान की धज्जियां उड़ते हुए सुना था, छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल में जाते थे कि भारत का एक संविधान है, वो 2 संविधान में बदल गया। भारत का एक झंडा है, वो 2 झंडों में बदल गया। भारत का एक प्रधान और राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो 2 में बदल गया। भारत का एक निशान है, वो 2 में बदल गया। एक देश की और नीति है, नीति के साथ एक उसका दायित्व है, उसकी एक नागरिकता है, वो नागरिकता भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। हम छोटे थे, परंतु अखबारों से हमें बताया, बड़ों ने बताया, इस दल के थे कि उस दल के थे। हमने संविधान बनते भी देखा और हमने संविधान की धज्जियां उड़ते हुए भी बचपन में देखा। सोचते थे क्या यही इस देश की नियति होगी, क्या हमारी भी यही नियति होगी, या हम इस नियति से कभी मुक्त होंगे कि नहीं होंगे। मैं गुरुद्वारे जाते थे तो एक अरदास सुनते थे, जो गवाचे गए, छूट गए, रह गए, चले गए, वो सब भी लेने हैं। जब 370-35 से हटा, क्योंकि
370 और 35 से एग्जैक्टली कितनी कैसी कहाँ से मारक है इस देश की एकता और अखंडता के लिए। मैं उन दोनों 17 साल जम्मू कश्मीर में रहा। मैंने देश का कोई दल ऐसा नहीं होगा, उस दल का कोई प्रमुख नेता ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने जाकर कहा आप पॉलिटिक्स करिए पर पॉलिटिक्स ऑफ डेथ मत करिए, पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन मत करिए, पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी करिए, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट करिए। इसलिए इस अलगाववादी धारा को निकालकर देश को बचा लीजिए, नहीं तो ये देश का एक नया विभाजन लिख देगी। एवरीबॉडी एग्रीड, परंतु उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन क्या थी वो जानते हैं। परंतु मैंने इसको देखा है। उठा तो मैं सिख समाज को मिलने के लिए गया था। मैंने कहा कि 70 साल पहले हमने भारत के विभाजन का बीज संविधान के 2 होने का बोलते हुए देखा और सुना। अब हमने इस बड़ी आयु में आकर भारत का एक संविधान होते हुए देखा है। आप जो रोज की अरदास करते हैं, इसको पूरा करने के लिए कसम खाई है आपने गुरुद्वारों में, उस कसम को कब पूरा करना है? आप इकट्ठे होकर मार्च टू लाहौर करिए। लाहौर हमारा था, परंतु आज नहीं है। हम किसी देश को खत्म नहीं करना चाहते, पर किसी देश को भारत की इज्जत से, एकता से लूटते हुए भी नहीं देख सकते। इसलिए मैंने कहा आप आगे बढ़ो, हम देश को कॉल करेंगे मार्च ऑन, ताकि जो चला गया है वो फिर से अपना हो। अपना नहीं हो तो मित्र हो, पर शत्रु बनकर ना खड़ा। भारत, मैंने लगभग अपने इस 15-20 साल में 25 लाख से अधिक मुसलमानों से और 20 से अधिक मुस्लिम देशों से डायलॉग किया है। उन मुस्लिम देशों से भी डायलॉग किया है जिन्होंने आज के भारत के प्रधानमंत्री को अपना जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो भी दिया है। जिन्होंने नफरत से देखा था उन्होंने सम्मान करते हुए हमने देखा। तो इसलिए आज एक जरूरत है नए भारत के निर्माण के लिए, देश को आगे बढ़ना चाहिए। हम जिन बातों में फंसे हैं वो देश के विकास की बातें नहीं हैं। देश के अंदर एक दूसरे के प्रति जेलियसी रखकर टू डाउन द अदर पार्टी, टू डाउन द अदर लीडर, इस पॉलिटिक्स से देश की मुक्ति होनी चाहिए। और मुक्ति जनता जनार्दन मानी जाती है, वही संभव है जो कर सकती है। अगर नहीं करेंगे तो आने वाले कल की सजाएं मुझे और आपको भी भुगतनी पड़ेंगी। हम वो नहीं कह सकते कि हमारे होते हुए इतने हाईली क्वालिफाइड हुए। मैं जब इंजीनियर बनकर निकला 1970 में, तो चंडीगढ़ में पिछले 5 वर्षों के जो अच्छे स्टूडेंट्स थे उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी। 72 स्टूडेंट्स जो पास आउट करके निकलते, इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर, एमएससी करके, पीएचडी करके निकले थे, एमए करके, एमकॉम करके, उन्होंने सिलेक्ट किए थे। मैंने कहा उस समय सन 72 के अंदर, मैंने कहा टू मेक मी ए गुड इंजीनियर, इसके लिए सिस्टम ने, परिवार ने हम पर खूब खर्चा किया, पर मैं एक अच्छा इंसान बनूं, जब इसकी तरफ देखता हूं तो लगता है एनीवेयर वी आर गोइंग टू रोम। इसलिए मेरी माँ हमें कहा करती थी कि बेटा, मुझे पता होता कि पढ़ा लिखा आदमी इतना नासमझ होता है और इतना लड़ाका होता है, इतना आपस में जहरीला हो जाता है, तो मैं तुझे ना ही पढ़ाती तो अच्छा था। तो वो यही कहती थी कि मुझे लगा था ये पढ़ेगा तो और समझदार हो जाएगा। तू एक्सेप्शन है, घर के संस्कारों से, समाज के संस्कारों से, जाति के संस्कारों से, देश के संस्कारों से, शाखा के संस्कारों से, परंतु आम तो ऐसा नहीं है। इसलिए आज जरूरत है इस देश के अंदर, शिक्षा पद्धति के अंदर, जहाँ उसको प्रोफेशनलिस्ट बनाए, वहाँ उसको एक अच्छा इंसान भी बनाए। मोहम्मद साहब 1450 वर्ष पूर्व एक बात कहते थे, उनको हिजरत करना पड़ा मक्का शरीफ से मदीना की ओर। मैंने अपने इस 15-20 साल में हजारों नहीं लाखों ईसाइयों से भी डायलॉग किया है, 10-12 ईसाई देशों से भी डायलॉग किया है। मैंने बौद्धों से भी डायलॉग किया है, 20 के लगभग बौद्ध देशों से भी डायलॉग किया है। नव बौद्ध और बौद्ध मिलाकर 30 लाख के लगभग बौद्धों से भी किया। उन्होंने मुझे
और 2016 में दिल्ली में एक अवार्ड भी दिया था। 26 देशों के बौद्ध कूटनीतिज्ञ, बौद्ध विद्वान, बौद्ध सेंट, ये सब इकट्ठे आए थे। वर्ल्ड पीस लीडर अवार्ड। मैंने उनको कहा था, मैं तो शंकराचार्य का फॉलोवर हूँ, आरएसएस का प्रचारक हूँ, आपको कहीं गलती ना हो जाए कि ये मुझे देकर आपने गलती कर ली। उन्होंने कहा नहीं, हमने वी स्टडीड यू फॉर द 6 years, सो वी हैव गिवन टू यू। तो इसलिए डायलॉग टू ऑल, फॉलो योर ओन रिलीजन, डोंट क्रिटिसाइज एंड इंडल्ज इन अदर रिलीजन्स, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, नो नीड ऑफ कन्वर्शन, नो नीड ऑफ कन्फ्लिक्ट। दंगों की, रॉयट्स की जरूरत नहीं है, कन्वर्शन की नहीं जरूरत है। सबका सम्मान करते हुए एक दूसरे में भागीदारी करिए तो एक हैप्पी और फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी देश बनेगा। जो गरीब दुखी है उसकी मदद के लिए सब हाथ आगे बढ़ाएं। मैं निसंकोच ये बात कह सकता हूँ अपने सहित और आप सबके सहित, हम सब ऐसे हैं जो जिंदगी में 10, 20, 50 गरीबों को पैरों पर खड़ा करने की ताकत रखते हैं। जाएगा यही, क्योंकि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बीच में भरे हाथ हैं, ये पक्का है। तो पहला और अंत याद नहीं रखिए, बीच का याद रखिए कि हम भरे हाथ हैं। तो क्या हमने 5, 10, 15, 20 को सर्वाइवल दी है? ऐसा हिंदुस्तान को आह्वान आज का मीडिया, आज का इंटेलेक्चुअल्स करे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा देश बनाने के लिए एक एक्सरसाइज की जरूरत है। आने वाला कल ऐसा बनेगा। आज देश सुरक्षित हाथों में था, पहले भी सुरक्षित हाथों में था, आगे भी सुरक्षित हाथों में रहेगा। जो आएगा, देश को बेचने की ताकत किसी में ना बने, देश को बांटने की ताकत किसी में ना आए। यह सुनिश्चित करना, यह मेरा और आपका साझा फर्ज था, है और रहेगा। इसलिए मदीना में समझौता होने के बाद जब और मोहम्मद साहब वापिस लौट रहे थे मक्का शरीफ, तो उनकी एक सुंदर सेइंग है, और वो सेइंग ये है, जब जब मैं तन्हा और तन्हाइयों में होता हूँ, कठिनाइयों में, मुसीबतों में, कन्फ्यूजन्स में होता हूँ, उस समय मैं पूर्व के अंदर एक हिंद नाम की सरजमी है, उसकी ओर देखता हूँ, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा नबी, पैगंबर, देवी देवता भगवान ने भेजे हैं, खुदा ने भेजे हैं। तो वो ऐसी पवित्र जगह है, उससे ज़्यादा पवित्र जगह दुनिया में कोई नहीं है। व्हेन आई सी देयर, तो मुझे सुकून की ठंडी आवाज़ आती है। आई गॉट सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। इसलिए मैं मुसलमानों को भी कहा करता हूँ डायलॉग के अंदर कि अच्छा है जो रसूल ने कहा था अपने अंतिम पीरियड के अंदर, उस हिंदुस्तान को बनाने के लिए आप मुसलमान नहीं, हिंदुस्तानी बनिए। हम किसी जाति के हैं, किसी मजहब के हैं, किसी भाषा के हैं, किसी दल के हैं। प्रथम वी आर इंडियन, हिंदुस्तानी, भारतीय, देन वी हैव एनी अदर कास्ट एंड रिलीजन। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैंने समय अधिक लिया कि कम लिया, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो आयोजक फैसला करेंगे। अगर लगेगा कि मैंने डिसिप्लिन तोड़ा तो अगली बार नहीं बुलाएंगे, अगर लगेगा डिसिप्लिन रखा है तो उनकी इच्छा पर है। परंतु इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत 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 बधाई। इतना सुनिश्चित है, भारत का जो खोया गया है और भारत से जो खोया गया है वह पुनः भारत को मिलेगा। हम सब मिलकर उसको दिलवाएंगे, इसी विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।